हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सुमंत और आज हम डिस्कस करेंगे वो एमसीक्यूज़, वो क्वेश्चन जो हमने फ्रेम किए हैं 11 और 12 जुलाई के करंट अफेयर से। ये जो क्वेश्चंस हैं वो हमने फ्रेम किए हैं पीआईबी से, द हिंदू से, इंडियन एक्सप्रेस से और जो दूसरे न्यूज़पेपर हैं लाइव मिंट और टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह उनसे। तो हमने दोस्तों अभी तक आपके लिए 5 वीडियो डाल चुके हैं। पहले से हमने 1 जुलाई और 2 जुलाई का हमने कवर किया, 3 और 4 जुलाई, 5 और 6 जुलाई, 7 और 8 जुलाई और 9 और 10 जुलाई का जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस हैं वो हमने डिस्कस कर लिए हैं। ये छठा वीडियो है इस सीरीज़ का। दोस्तों हमने स्टडी आईक्यू ने यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए अपने पेन ड्राइव कोर्सेज लॉन्च कर दिए हैं। अगर आप इन कोर्सेज में इंटरेस्टेड हो दोस्तों तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आपके मन में कोई भी सवाल हो, कोई भी दुविधा हो तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आप अपने कोर्सेज ऑर्डर करने के लिए भी इसका उपयोग कर सकते हैं या आप studyIQ.com पर जाकर के भी अपने ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं। दोस्तों 11 जुलाई को द हिंदू में एक आया एडिटोरियल, उसमें कहा गया कि जो श्रीलंका है, श्रीलंका ने एक बिल पास करके जो बॉटम ट्रॉलिंग है उसको उन्होंने प्रोहिबिट कर दिया है। दोस्तों इस बिल का प्रभाव हमारे तमिलनाडु के जो मछुआरे हैं उन पर भी पड़ेगा। तो हम देखते हैं इस ट्रॉलिंग पर एक सवाल। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ट्रॉलिंग। ट्रॉलिंग इज अ मेथड ऑफ फिशिंग दैट इन्वॉल्व्स पुलिंग अ फिशिंग नेट थ्रू द वाटर बिहाइंड वन और मोर बोट्स। दोस्तों होता क्या है कि जो फिशिंग बोट्स होते हैं उस पर जो मछुआरे होते हैं वो अपना जाल लेकर के नीचे फेंकते हैं और उस जाल में मछली पकड़ते हैं। देखिए इस तरह से, यहाँ पर देखिए, अगर आपने कभी जो पिक्चर्स में देखा होगा कि लोग ऐसे मछली पकड़ते हैं, सब लोग कहते हैं ट्रॉलिंग। दोस्तों अगर ये जाल अगर समुद्र की सतह पर हो, मतलब कि यहाँ पर हो तो ठीक है। अगर ये जाल नीचे जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं डीप ट्रॉलिंग, बॉटम ट्रॉलिंग। क्या बोलते हैं उसे? हम लोग कहते हैं बॉटम ट्रॉलिंग। तो ये जो जाल है यहाँ पर जाए कैसे? जाल इतने नीचे जाए कैसे? करते क्या है मछुआरे की जो जाल है उसमें वो लोग जो भारी चीज़ें हैं वो बांध देते हैं और उस तरह उसको वो नीचे ले जाते हैं जाल को, और जो मछलियाँ जो गहराई में पाई जाती हैं उसको वो पकड़ते हैं। कई बार होता क्या है कि जो मछलियां हैं वो ऊपर नहीं मिलती, इसलिए वो इसको जाल को और नीचे ले जाते हैं। तो दोस्तों ये जो प्रैक्टिस है वो सस्टेनेबल नहीं है। इससे होता क्या है कि जो छोटी मछलियां हैं, जो अंडे वगैरह जो होते हैं वो भी इसमें फंस जाते हैं, जो नहीं पकड़ना था वो भी इसमें जाल में फंस जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया है कि ये जो प्रैक्टिस है, ये जो बॉटम ट्रॉलिंग की प्रैक्टिस है वो डिस्ट्रक्टिव फिशिंग प्रैक्टिस है। तो इसीलिए इसको वहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। ये स्टेटमेंट सही है। द नेट दैट इज यूज्ड टू ट्रॉलिंग इज कॉल्ड ट्रॉल। ये भी सही है, फैक्चुअल सवाल था। द बोट्स दैट आर यूज्ड फॉर ट्रॉलिंग आर कॉल्ड ट्रॉलर्स। जो नेट है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉल और जो बोट्स है उसे हम लोग कहते हैं ट्रॉलर्स। ट्रॉलिंग कैन बी कैरिड आउट बाय वन ट्रॉलर और 2 ट्रॉलर्स फिशिंग कोऑपरेटिवली। एक बोट रहेगा यहाँ पे, एक बोट रहेगा यहाँ पे, एक जो जाल का छोर है वो रहेगा यहाँ पे, एक जाल का छोर रहेगा वहाँ पे, और वो मछली पकड़ेंगे। इसे हम लोग कहते हैं पेयर ट्रॉलिंग। 1 2 3 4 ऑल करेक्ट आंसर है डी। दोस्तों इसके कारण जो परेशानी होता मैंने आपको बताया, तो इसका समाधान क्या है? पहले देखिए समस्या क्या था। समस्या ये था कि जो मछलियां हैं वो ऊपर सतह पे ख़त्म हो रही थी, इसलिए वो लोग और गहराई में जा रहे थे। तो इसका समस्या का समाधान दोस्तों ये है, देखिए ये है भारत, यह है इसका साउथ इंडिया वाला पार्ट, यहाँ पर है श्रीलंका। तो होता क्या है कि जो मछुआरे हैं वो जाते हैं गहराई में। तो समाधान ये है कि आप गहराई में जाने के बजाय आप जो डीप सी है उसमें जाइए। मतलब कि आप जो छोर के आजू बाजू मछली पकड़ने के बजाय आप और गहरे सी में जाइए। मतलब कि जो तट है उसे आप और दूर जा करके मछली पकड़िए। तो ये होगा कैसे? इसके लिए जो मछुआरे हैं उनके पास अच्छे जो बोट्स है वो होने चाहिए। तो सरकार ने ये बनाया है प्लान कि वो 500 डीप फिशिंग बोट जो है वो प्रोवाइड करेंगे और 3 सालों में जो 2000 ट्रॉलर्स हैं उसको वो रिप्लेस करेंगे, उसको वो डीप सी फिशिंग के लिए प्रमोट करेंगे। किसके लिए? डीप सी फिशिंग। मतलब कि वो जो समुद्र का जो छोर है उसे वो और अंदर जाकर के वो फिशिंग करेंगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों SYL कैनाल पर। इसका पूरा नाम है सतलज यमुना लिंक कैनाल। सतलज यमुना लिंक कैनाल इज अ प्रपोज्ड कैनाल इन इंडिया टू कनेक्ट सतलज एंड यमुना। सही है क्या? जी हाँ दोस्तों, इसको सतलज यमुना को जोड़ने के लिए बनाया जाएगा इसको। इट डिफाइंस रिवर वाटर शेयरिंग बिटवीन पंजाब एंड यूपी। दोस्तों पंजाब एंड यूपी नहीं, पंजाब एंड हरियाणा। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड गलत है। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ A1 ओनली आर करेक्ट। ये जो वाटर जाएगा वो पंजाब और हरियाणा के बीच में शेयर होगा।
अगली जो न्यूज़ है दोस्तों उसमें कहा गया कि जो आसाम है उसमें जो फ्लड की सिचुएशन वो और बिगड़ गई है। जो काजीरंगा नेशनल पार्क है उसमें जो पानी है और घुस गया है, तो जो जानवर है वगैरह हैं वो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है वन हॉर्न राइनो, ये आपका जो पुल है उस पर आ गया है जंगल से निकल करके। जो बाकी जो पशुएं हैं जो कि यहाँ पर देख रहे हैं आप, हॉग डियर है वो तैर रहे हैं पानी में। तो ये हो कैसे रहा है वहाँ पर जो अच्छा जो बाढ़ आई है वो किस नदी के कारण आई है? ये बाढ़ आई है ब्रह्मपुत्र नदी का जो पानी है वो सतह से ऊपर जाने के कारण आई है, उसमें फ्लडिंग आने के कारण आई है। तो दोस्तों इस पर जो बाढ़ की जो समस्या थी इस पर हमने सवाल कर लिया है। जो आसाम है इस पर हमने क्वेश्चन डिस्कस कर लिया पिछले वीडियोज़ में। हमने डिस्कस ये कहा है कि जो आसाम है अलॉन्ग विथ अरुणाचल, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा एंड मेघालय इज़ वन ऑफ द 7 सिस्टर स्टेट्स। ये तो सही था, इसको हमने डिस्कस किया था पिछले वीडियोज़ में। हमने आपको ये भी बताया था कि जो नॉर्थ ईस्ट का जो हमारा पार्ट है वो मेनलैंड इंडिया से हमारा जो चिकन स्नैक है यहाँ पर उससे जुड़ा हुआ है। फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि जो काजीरंगा नेशनल पार्क है, जो मानस नेशनल पार्क है, ये दोनों नेशनल पार्क आसाम में हैं और दोनों काजीरंगा और मानस दोनों वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। बोडो जो है आसाम का एक एंशिएंट लैंग्वेज है, इसे हमने डिस्कस किया था। और हमने आपको ये बताया था कि जो आसाम है इसके बॉर्डर लगता है भूटान से और बांग्लादेश से, म्यांमार से इसका बॉर्डर नहीं लगता है। अगला दोस्तों क्वेश्चन हम डिस्कस करना है रेड सैंडर्स पर। इस पर 2016 प्रीलिम्स में इस पर क्वेश्चन आ गया है। तो देखिए सवाल कह रहा है कि रेड सैंडर्स इज एंडेमिक टू द साउदर्न वेस्टर्न घाट माउंटेन रेंज ऑफ साउथ इंडिया। दोस्तों ये जो रेड सैंडर की जो ट्री होती है वो साउदर्न इंडिया में तो है, मगर जो ये जो है वो वेस्टर्न घाट में नहीं है। जो ईस्टर्न घाट का साउदर्न पार्ट है उसमें ये एंडेमिक है, मतलब कि केवल उसी जगह पर वो पाया जाता है। कहाँ पर? ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट नहीं। मेरा पहला हो गया गलत। अगला देखिए, पालाकोंडा एंड श्रीशैलम हिल्स रेंज ऑफ आंध्र प्रदेश। ये जो ट्रीज है दोस्तों आपको आंध्रा मिलती हैं। दीज एरियाज आर इट्स प्रिंसिपल ज्योग्राफिकल रेंज। ये बात सही है दोस्तों। ये जो शूटिंग की जो खबरें आती रहती है, मतलब कि जो वहाँ पर जो स्मगलर्स हैं वो जब पकड़े जाते हैं तो उनको शूट कर दिया जाता है, तो उसकी खबरें यहाँ पर काफ़ी लगातार आती रहती हैं। तो ये कहाँ होता रहता है? वो आंध्र प्रदेश का जो इलाका है वहाँ पर होता रहता है। मेरा सेकंड सही है। आंसर क्या है? आंसर है बी, 2 ओनली। दोस्तों जो रेड सैंडर्स है वो एक काफ़ी कीमती लकड़ी होती है। इसका स्मगलिंग किया जाता है नेपाल में, भूटान में, तिब्बत में, म्यांमार में और चाइना वाले जो इलाके हैं वहाँ पर। हमारे जो लोकल स्मगलर्स हैं वो इंटरनेशनल स्मगलर से मिले हुए होते हैं, उसको यहाँ पर डिस्कस किया गया है। तो देखिए इस पर हम देखते हैं एक और सवाल। दोस्तों ये जो टॉपिक्स होते हैं वो सब जो हमारा यूपीएससी उसका फेवरेट टॉपिक है, इसलिए हमने थोड़ा सा डीप में देखा है इसको। रेड सैंडर्स इज इंडेंजर्ड अकॉर्डिंग टू IUCN रेड लिस्ट। ये जो रेड लिस्ट है कौन निकालता है? IUCN निकालता है। इसके लिस्ट के अनुसार जो रेड सैंडर्स है वो इंडेंजर्ड है। मेरा पहला है सही। रेड सैंडर्स इज इंक्लूडेड इन अपेंडिक्स 2 ऑफ साइट्स। दोस्तों साइट्स पर एक क्वेश्चन आ चुका है 2015 प्रीलिम्स में, शायद इसको देख लीजिएगा। जब भी मैं आपको दोस्तों ऐसे क्वेश्चन कराऊं और मैं अगर किसी को डील ना करूं, मतलब कि अगर मैं IUCN को डील ना करूं, अगर मैं साइट्स को डील ना करूं, तो आप एक नया टैब खोलिए, उसमें आप IUCN के बारे में थोड़ा सा पढ़ लीजिए। देखिए विकिपीडिया का जो पेज होता है उसका जो पहला 2-3 लाइन होता है वो आप देख लिया कीजिए इन सब के बारे में, IUCN के बारे में, साइट्स के बारे में। अगर मैं अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं इसका मतलब कि मैं इसको बाद में डिस्कस करूंगा, इसको काफ़ी कंप्रिहेंसिवली डिस्कस करूंगा। तो मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड भी सही है। इसको साइट्स का जो अपेंडिक्स 2 है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। साइट्स मतलब क्या? साइट्स का मतलब कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ वाइल्ड फाउना एंड फ्लोरा। फाउना क्या होता है? फाउना होता है पशु, फ्लोरा क्या होता है? फ्लोरा होता है पेड़ पौधे। मेरा पहला सही, मेरा सेकंड सही। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट। अगला सवाल दोस्तों इसी पर रेड सैंडर्स पर है। इट इज यूज्ड मेनली टू मेक एंथ्रोपोनिक ड्रग्स। क्या ये ड्रग्स बनाने के लिए होता है? जी हाँ, इससे हम लोग जो हमारे जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बनाते हैं और इसको हम लोग फर्नीचर बनाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। मेरा फर्स्ट सही है। रेड सैंडर्स और रेड सैंडलवुड हैज़ लॉट ऑफ डिमांड इन नेशनल मार्केट। कहाँ के मार्केट? चाइना के मार्केट, जापान के जो गल्फ कंट्री हैं वहाँ पर इसको भेजा जाता है, प्लस तिब्बत, म्यांमार, भूटान, अभी मैंने बताया आपको, नेपाल, यहाँ पर भी इसकी काफ़ी डिमांड है। ये एक प्रीशियस वुड है, ये कीमती लकड़ी है। मेरा पहला सही, मेरा सेकंड सही। आंसर क्या हुआ? आंसर हुआ सी, बोथ 1 and 2 आर करेक्ट।
अगला न्यूज़ दोस्तों आया जीका वायरस पर। जीका वायरस के बारे में कहा गया कि जो तमिलनाडु है, तमिलनाडु ने अपना पहला केस रिपोर्ट किया है जीका वायरस पर। तो जीका वायरस जो इसको हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। अगला जो न्यूज़ आई वो आई हमारा जो मालाबार चल रहा है, मालाबार एक्सरसाइज चल रहा है 2017, हमारा जो मालाबार चल रहा है एक्सरसाइज, इसमें कौन कौन से कंट्रीज आते हैं दोस्तों। इसमें से क्वेश्चन पूछ सकता है कि इस मालाबार एक्सरसाइज में कौन कौन से कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कहना है आपको? इंडिया कर रहा है, जापान कर रहा है और यूएस। ये एक ट्राइलेटरल एक्सरसाइज दोस्तों, और ये किसका है? ये हमारी नेवी का एक्सरसाइज है। किसका है? नेवी का एक्सरसाइज है। हमारे जो एयरफोर्स है और आर्मी है उसका नहीं, हमारी नेवी का। नाम क्या है इसका? मालाबार एक्सरसाइज 2017। कहाँ पर हो रहा है? ये चेन्नई के कोस्ट पर हो रहा है दोस्तों। ये जो मालाबार एक्सरसाइज है वो इसका 21st एडिशन है। कितना? 21st एडिशन है। अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पर मेंशन किया गया है हमारे आईएनएस विक्रमादित्य को। दोस्तों काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि बराक क्या है, किसके द्वारा डेवलप किया गया है। वो जो है वो इंडिया और इजराइल द्वारा डेवलप किया गया है। उसी तरह से पूछ सकता है सवाल कि देखिए उसमें क्वेश्चन आया था कि जो अग्नि 5 है उसका रेंज क्या है, अग्नि 5 किस तरह की मिसाइल है वगैरह वगैरह। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे कि आईएनएस विक्रमादित्य क्या है, क्या कहना है आपको? आपको कहना है कि ये एक एयरक्राफ्ट कैरियर है। अगर आपसे पूछे कि रणवीर क्या है, वो एक्टर नहीं, रणवीर क्या है? वो एक एयर विंग गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है। क्या है वो एक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है वो रणवीर। ठीक है, तो ये हुए दो फैक्चुअल सवाल, इसको आप कर सकते थे एग्जाम में। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमने फ्रेम किया है वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर। ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है वो मनाया जाता है 11 जुलाई को हर साल। तो इसको हम देखिए, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे इज एन एनुअल इवेंट। जी हाँ जी, बिल्कुल सही है, ये आपको हर साल मनाया जाता है। इट इज ऑब्जर्व्ड ऑन 11 जुलाई। जी हाँ, 11 जुलाई को ही होता है। मेरा पहला सही है, मेरा सेकंड सही है। द इवेंट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गवर्निंग काउंसिल ऑफ यूएनडीपी। दोस्तों यूएनडीपी जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट बॉडी है, इस पर सवाल आ सकते हैं फिल्म्स में, तो इसको आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा एक बार। मेरा थर्ड है जो सही है। इट वॉज इंस्पायर्ड बाय द पब्लिक इंटरेस्ट इन 5 बिलियन डे ऑन 11 जुलाई 1987। 1987 का जो 11 जुलाई था, इस दिन जो दुनिया की जनसंख्या थी वो 5 बिलियन हो गई थी। इसीलिए ये जो डे है, ये जो 11 जुलाई का दिन है, इसको हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के रूप में, ताकि जो दुनिया के लोग हैं उन्हें हमारे जो पॉपुलेशन इश्यूज़ हैं उससे हम लोग उसको अवगत करा सकें। उनको हम लोग फैमिली प्लानिंग के लिए प्रमोट कर सकें, जो जेंडर इक्वालिटी है उसके लिए उनको प्रमोट कर सकें, पॉवर्टी घटाने के लिए, मैटरनल डेथ पर उनको ध्यान दिलाएं, और जो ह्यूमन राइट्स है उस पर उसका ध्यान दिलाएं। तो मेरा फोर्थ सही है, मेरा फिफ्थ भी सही है। ये हम डिस्कस किया वर्ल्ड पॉपुलेशन डे के बारे में। आंसर क्या है? आंसर है डी, ऑल आर करेक्ट। 1 2 3 4 5 ऑल आंसर्स, ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों पिछले कुछ समय से हमारे जो एनजीओज वो काफ़ी न्यूज़ में रहे हैं। इसमें दोस्तों कहा यह गया है कि जो होम मिनिस्ट्री है, होम मिनिस्ट्री ने जो एनजीओज है जिन्होंने अपने एनुअल जो टैक्स रिटर्न है उसको फाइल नहीं किया, तो उनका जो लाइसेंस है वो रद्द हो सकता है। तो हमने इस पर एक सवाल फ्रेम किया है। देखिए इस क्वेश्चन में हमने दिए हैं आपको 5 स्टेटमेंट्स। पहला है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन द रिसेंट पास्ट हैज़ बैंड मेनी एनजीओज बोथ डोमेस्टिक एंड इंडियन आर्म ऑफ फॉरेन एनजीओज। दोस्तों जो फॉरेन एनजीओज हैं, जो विदेशी एनजीओज हैं, उसका जो इंडियन आर्म है, उसका जो इंडियन ब्रांच है, दोनों को बैन किया है ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ वायलेशन ऑफ FCRA। FCRA क्या है? FCRA है फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट। इसके अंतर्गत जो लाइसेंस मिलता है उसको उन्होंने कैंसिल कर दिया है, उनको बैन कर दिया। क्या सही है? जी हाँ दोस्तों, ये बात सही है। काफ़ी सारे एनजीओज अभी न्यूज़ में थे, इसी कारण से जो FCRA का जो लाइसेंस है, दिस लाइसेंस इनेबल्स एनजीओज टू रिसीव फॉरेन डोनेशन। जो फॉरेन डोनर हैं उनसे इन एनजीओज को पैसा मिलता है, डोनेशन मिलता है। किसके अंतर्गत? आप जो FCRA के अंतर्गत जो लाइसेंस लेते हैं उसके अंतर्गत। अगर ये कहता कि FEMA के अंतर्गत तो बात दूसरी होती। ये FCRA वाला सही है, मेरा सेकंड सही है। एनजीओज आर रेगुलेटेड अंडर FCRA एंड FEMA। जी हाँ दोस्तों, एनजीओज को फेरा और फीमा दोनों के अंतर्गत रेगुलेट किया जाता है। थर्ड भी सही है मेरा। होम मिनिस्ट्री मॉनिटर्स फॉरेन फंड्स डोनेटेड टू एनजीओज। किसके अंतर्गत डोनेट किया गया? डोनेट किया गया FCRA के अंतर्गत। कौन मॉनिटर कर रहा है? होम मिनिस्ट्री मॉनिटर कर रहा है थ्रू FCRA। सही बात है, मेरा फोर्थ सही है।
फीमा इज रेगुलेटेड बाय होम मिनिस्ट्री। दोस्तों ये जो फीमा है इसको होम मिनिस्ट्री नहीं करता रेगुलेट, उसको फाइनेंस मिनिस्ट्री करता है रेगुलेट। फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय जो है ना वो करता है रेगुलेट। तो मेरा 1 सही, 2 सही, 3 सही, 4 सही, मेरा 5th है जो गलत हो गया। मेरा आंसर क्या आया? 1 2 3 एंड 4 ओनली, आंसर है डी। कई लोग ई मार करके आएंगे, ई है गलत, ई ऑल ऑफ द अबव नहीं है। दोस्तों हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया ये हमने 2 कारण से डिस्कस किया। पहला, ये आपको हेल्प करेगा प्रीलिम्स में। सेकंड, आपको हेल्प करेगा जो मेंस का जो GS 2 का पेपर है उसमें आपको पढ़ना है हमारे वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में। हमारे जो NGOs हैं, हमारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, वो सब क्या है? वो वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशंस हैं। क्यों? क्योंकि इसमें आप अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं वॉलेंट्रीली अपनी स्वेच्छा के अनुसार। तो हमने पहले में डिस्कस किया कि जो हमारे गवर्नमेंट है उन्होंने इस NGOs के जो लाइसेंस उसको कैंसिल कर रहा है। क्यों कैंसिल कर रहा है? क्योंकि वो लोग कुछ काम जो उनके लिए मेंशन किए गए हैं वो नहीं करते। पहला काम क्या? अपना जो एनुअल रिटर्न है वो फाइल नहीं करते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है, ठीक है। तो हमारा जो होम मिनिस्ट्री है उन्होंने ये कहा है कि आप जल्दी से फाइल कीजिए। दूसरा बात उस पर यह कहा गया है कि आप जो फॉरेन फंडिंग लाते हैं उसको इस्तेमाल करके हमारे देश में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं उसके खिलाफ आप कार्य करते हैं। फॉर एग्जांपल, एक कुंडनकुलम पावर प्लांट है, उसके खिलाफ एक NGO है, उन्होंने जो US बेस्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने इसके खिलाफ कुछ एजिटेशंस किया। इस कारण से इस प्लांट के काम थोड़ी सी देरी लगी। तो इसी कारण से ये कहा गया है कि जो NGOs हैं वो नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ काम करते हैं और ये जो NGOs हैं इनका जो वर्किंग होता है वो ट्रांसपेरेंट नहीं है। दोस्तों अगर आप अभी मेंस देने वाले हैं तो आपसे आग्रह करूंगा कि आप जा करके ये जो FCRA वाला इशू है इसको आप पढ़ लीजिए। जो फीमा वाला जो इशू है इसको आप पढ़ लीजिए थोड़ी गहराई से। पहला लाइन देखिए, करेंटली देयर आर 100 इंटरनेशनल NGOs। काफ़ी सारे NGOs हैं, काफ़ी सारे एसोसिएशन जो हैं वो फॉरेन फंडिंग रिसीव करते हैं, मगर जो डोनर्स हैं वो फीमा के अंतर्गत रजिस्टर्ड हैं मगर वो FCRA के अंतर्गत रजिस्टर्ड नहीं हैं। क्यों? क्योंकि जो FCRA है उसके जो प्रोविजंस है वो काफ़ी स्ट्रिंजेंट है, वो काफ़ी कठोर हैं। मेरा फर्स्ट सही है, मेरा सेकंड सही है। यही मेन इशू है, आपको FCRA के अंतर्गत जाकर रजिस्टर कराना होगा। आपने नहीं किया इसीलिए आपके ऊपर थोड़ी सी कार्रवाई की जा रही है। जो फॉरेन फर्म्स हैं दे कैन नाउ फंड पॉलिटिकल पार्टी। दोस्तों जो FCRA है, FCRA को फाइनेंस बिल रूट के थ्रू पास किया गया, जो मनी बिल रूट के जो रूट है उसके थ्रू पास किया गया और उसमें ये प्रोविजन डाली गई कि जो फॉरेन फर्म्स हैं वो हमारे पॉलिटिकल पार्टी को फंड डोनेट कर सकते हैं। ये काम चुपके से किया गया था हमारे बजट में। मेरा थर्ड सही है, इसलिए इन पर काफ़ी सारी जो एलिगेशन से वो लगाए गए थे कि आपका जो काम पहले से ही थोड़ा सा मतलब वेग है, आप ये जो फंड लेंगे आपका काम और वो हो जाएगा, मतलब करप्शन बढ़ेगा इन पॉलिटिकल पार्टीज़ में, ठीक है। तो अब बात ये होती है कि हमने आपको कहा कि जो फेरा है FERA, फेरा को कौन करता है रेगुलेट? ध्यान से देखिए यहाँ पर पिछले क्वेश्चन में देखिए, जो हमारा जो फीमा है इसको रेगुलेट करता है हमारा फाइनेंस मिनिस्ट्री और जो FCRA है इसको रेगुलेट करता है हमारा होम मिनिस्ट्री। कौन करता है? हमारा होम मिनिस्ट्री। तो बात यह है कि जो फीमा है फाइनेंस के अंतर्गत, तो हमारा जो होम मिनिस्ट्री है वो ये चाहता है कि हमारा जो वित्त मंत्रालय है उसके जो पावर्स हैं फीमा के अंतर्गत वो उसको सरेंडर कर दे होम मंत्रालय को ही। मतलब कि जो दोनों एक्ट होंगे फीमा और फेरा, दोनों जो होंगे, फेरा नहीं FCRA, फेरा पुराना था वो हट गया, FCRA है ना, फीमा और FCRA ये जो दोनों एक्ट हैं वो दोनों है जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आ जाएं ताकि जो रेगुलेशन है वो काफ़ी आसानी से हो। दिस मूव इज एम्ड एट ब्रिंकिंग ऑल NGOs अंडर वन अम्ब्रेला। कौन सा अम्ब्रेला? होम मिनिस्ट्री, ये है वो अम्ब्रेला। तो दोस्तों ये चल रहा है इशू। मेरा फर्स्ट सेकंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। आंसर क्या है? आंसर है A। दोस्तों अगला सवाल हमने फॉर्म किया है PIB से। इसमें यह कहा गया है कि जो हमारे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने एक सर्विस मॉड्यूल लॉन्च किया है आयकर सेतु। इस पर हमने सवाल फ्रेम किया है। सवाल देखते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग आयकर सेतु। इट इज़ अ न्यू टैक्स पेयर सर्विस मॉड्यूल। सही है, ऑनलाइन है ये। इट हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय RBI गवर्नर। दोस्तों अगर आप देखेंगे तो ये क्या है, ये टैक्सिंग से रिलेटेड है। तो इसे RBI वाले क्यों लॉन्च करेंगे? इसे हमारा जो वित्त मंत्रालय है वो लॉन्च करेगा या फिर कोई और लॉन्च करेगा? दोस्तों इसको RBI तो लॉन्च नहीं करेगा तो पक्का है, तो मैंने काटा सेकंड। आप इसको कमेंट से काट सकते थे।
इस पोर्टल को, ये जो आयकर सेतु है, इसको लॉन्च किया हमारे वित्त मंत्री ने, श्री अरुण जेटली जी ने। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है वन ओनली। अगला सवाल, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। वैसे देखिए यहाँ पर मैंने हेडिंग में लिख रखा था कि जो अरुण जेटली है उन्होंने लॉन्च किया है आयकर सेतु को टू एनहेंस ई एक्सेस टू टैक्स पेयर। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग अक्षय सेतु। अक्षय सेतु कंपाइल्स वेरियर टैक्स टूल्स, लाइव चैट फैसिलिटी, किसके बीच में? हमारे जो इनकम टैक्स की अथॉरिटी है उनके बीच में और जो इनकम टैक्स पेयर हैं उनके बीच में। डायनेमिक अपडेट्स, इंपॉर्टेंट लिंक्स टू वेरियस प्रोसेसेस विद इन द IT डिपार्टमेंट इन अ सिंगल मॉड्यूल। सारा जो काम होगा एक ही में होगा। आपको कौन सा फॉर्म आपको भर करके जमा करना है, आपको जो टैक्स है वो किस डेट तक पे करनी है, ये सब का पता चलेगा। ये सब पता चलेगा आपको इसी पोर्टल पर, इस आयकर सेतु पर। मेरा पहला सही है। दिस इनिशिएटिव वुड प्रोवाइड बेटर टैक्स पेयर सर्विसेज। दोस्तों कई बार होता क्या है कि जो हमारे जो टैक्स पेयर हैं वो टैक्स पे इसलिए नहीं करते क्योंकि टैक्स पे करने का खर्चा ज़्यादा होता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि हमको टैक्स पे करना है 20,000 रुपये, मगर हमारे जो चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं उसको पे करने का खर्चा आ गया हमारा 22,000 रुपये। समझ रहे हैं? मतलब जितना टैक्स पे करना है उससे ज़्यादा हमें तो जो हमारे जो CA हैं उसको पे करना पड़ेगा। तो इसी कारण से करते क्या है कि वो जो टैक्स को अवॉइड करते हैं, टैक्स को वो इवेड करते हैं। ठीक है, तो इसी कारण से कई सारे लोग टैक्स पे नहीं करते। अगर हम ये सेवा अगर आसान कर दें, मतलब कि टैक्स पे करना काफ़ी आसान कर दें, तो क्या होगा? जो छोटे छोटे दुकानदार वाले हैं, जो छोटे छोटे बिजनेसमैन हैं, वो भी टैक्स पे करना शुरू करेंगे। होगा क्या? हमारा जो टैक्स बेस है, क्या है? हमारा जो टैक्स का जो बेस है वो बढ़ेगा, वो हमारा ब्रॉड होगा। टैक्स बेस ब्रॉड होगा, इसका मतलब क्या? इसका मतलब यह है कि हमारे जो टैक्स पेयर की जो संख्या है वो बढ़ेगी, सरकार को ज़्यादा टैक्स रेवेन्यू मिलेगा। ये सारा फायदा होगा, सरकार को मिलेगा ज़्यादा रेवेन्यू। तो जो हमारी जो स्कीम्स हैं, मनरेगा वगैरह स्कीम है, जो ICSD सब स्कीम है, उस पर सरकार ज़्यादा खर्चा करेगी। एजुकेशन पर ज़्यादा खर्चा होगा, हमारा जो हेल्थ है उस पर ज़्यादा खर्चा होगा, हमारा जो सोशल कैपिटल है वो बढ़ेगा। सब सारा फायदा होता है जो हमारा टैक्स रेवेन्यू बढ़ता है। तो मेरा सेकंड सही है। दिस इनिशिएटिव वुड हेल्प इन रिड्यूसिंग फिजिकल इंटरफेस बिटवीन एसएससीज एंड टैक्स असेसिंग अथॉरिटी। जो टैक्स पेयर हैं और जो टैक्स के अथॉरिटीज़ हैं, जो ऑफिसर्स हैं, उनके बीच में जो कॉन्टैक्ट है वो घटेगा। दोस्तों, अगर आपको किसी भी ऑफिस में करप्शन कम करना है तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि जो पब्लिक है और जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, दोनों के बीच में आप इंटरफेस का जो फिजिकल इंटरफेस है उसको आप हटा दीजिए, इसको आप ऑनलाइन बना दीजिए। आपको देता हूँ मैं एग्जांपल। आप पहले अपना जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो बनवाते थे, आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट था वो बनवाते थे। आप पहले आते थे गवर्नमेंट ऑफिसेज में, वो आपसे घूस मांगते थे, 100 रुपया 200 रुपया घूस मांगते थे आपसे। अब क्या होता है? अब ये सब जो चीज़ें हैं वो ऑनलाइन हो गई हैं। आप सीधा उसको ऑनलाइन एप्लीकेशन डालिए, आपको वहाँ पर जा कर के आपको रिसीव करना है बस। तो हुआ क्या? पहले जब आप ऑफिसर के सामने आते थे तो कहता क्या था वो आपसे? वो कहता था कि आपसे कि इतना पैसा लगेगा वरना काम बाद में होगा या फिर नहीं होगा। अभी क्या है? अभी ऑनलाइन सर्विस है, आपको उससे कांटेक्ट ही नहीं करना, आपको सीधे अप्लाई करना है ऑनलाइन, आपको अब घूस पे नहीं करना। तो इस तरह हम लोग जो इंटरफेस है, फिजिकल इंटरफेस को तोड़ करके हम करप्शन कम करते हैं। दिस इनिशिएटिव वुड हेल्प रिड्यूसिंग फिजिकल इंटरफेस। जी हाँ दोस्तों, बात सही है। मेरा आंसर क्या है? मेरा आंसर है 1 2 3 ऑल आर करेक्ट। डी इज द राइट आंसर। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस किए वो MCQs, वो इश्यूज जो हमने कवर किए थे 11th और 12th जुलाई के करंट अफेयर्स से। आपको वीडियो कैसा लगा आप हमें बताइए। हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर।